नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज कक्षा 10 पाठ 1 भूगोल का कुछ शेष भाग जो पिछले वीडियो में छूटा था, आज आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के बच्चे हैं, सभी के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसलिए सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें और यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखकर इसे याद करने का प्रयास करें, जो आपके आगामी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, देखते हैं संसाधन एवं विकास। हमारा पहला चैप्टर था संसाधन और विकास, जिसके कुछ बिंदुओं के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। और आज हमारा वही टॉपिक, उसमें से शेष जो कुछ बचा था, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे थे, उस पर मैं आज व्याख्यान करता हूं। तो देखिए, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। इसमें देखिए, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है। नियोजन मतलब सुरक्षित करना। संसाधन, जो हमारे संसाधन हैं उनको सुरक्षित करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा है संसाधन नियोजन के लिए कि संसाधनों का नियोजन वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी संसाधनों का नियोजन वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह संसाधनों का दीर्घ अवधि, यानी संसाधनों का लंबी अवधि तक उपयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है तथा देश के संतुलित विकास के लिए प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता अधिक है। तो बच्चों, इस परिभाषा को अपना ध्यान में रख के केवल आप इतना ध्यान में रख सकते हैं कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधनों का नियोजन जो होता है भावी, यानी जो हमारी वर्तमान भावी आवश्यकताएं हैं, वर्तमान में आने वाली या भविष्य में आने वाली आवश्यकताएं हैं, उनका पूरा करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उनको सुरक्षित कर अभी से सुरक्षित करना चाहिए, जैसे भूमि, जल। तो ये सब जो हमारे संसाधन हैं और हमारे उर्वरक, या आप कह सकते हैं खाद्यान्न, तो ऐसी जो कच्चा तेल, जो ऐसे हमारे संसाधन हैं, इनको आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो बच्चों, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, संसाधन नियोजन के महत्वपूर्ण सोपान क्या है या आवश्यकता क्या है। कह सकते हैं संसाधन नियोजन के महत्वपूर्ण सोपान या आवश्यकताएं क्या हैं। तो संसाधन नियोजन के 3 महत्वपूर्ण सोपान हैं। पहला है देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान एवं आकलन करना, यानी देश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर ये संसाधन पाए जाते हैं उनकी पहचान एवं उनका आकलन करना। इस कार्य के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा गुणात्मक व मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यानी इस कार्य के लिए, आकलन एवं पहचान करने के कार्य के लिए उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए, उसका मानचित्र के आधार पर उसका पता लगाना चाहिए, और गुणात्मक तथा मात्रात्मक, यानी वहाँ जो प्राप्त होने वाले हमारे संसाधन हैं उनके गुणों और मात्राओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए, यानी जो संसाधन के विकास की योजना लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। और हमारा अंतिम बिंदु इसमें तीसरा होता है कि संसाधन विकास योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर, यानी राष्ट्र स्तरीय स्थानीय स्तर स्थापित करना, यानी राष्ट्र स्तरीय जो स्थान पर ही स्तर मिल जाए वही स्थापित करना चाहिए। तो ये होता है संसाधन नियोजन के महत्वपूर्ण सोपान, यानी संसाधन नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है और इसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, किस कारणों से इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, अथवा आपको प्रश्न चेंज भी हो सकता है, मिल सकता है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, संसाधनों को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसको आप कहेंगे सामान्यतया संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। केवल संसाधनों को 2 वर्गों में ही विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, तो अब देखते हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। यानी मानव को प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं, यानी वे संसाधन जो मानव को
प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे शैल, मिट्टी, जल, पवन, वनस्पति, सूर्यताप, जीव जंतु आदि। ये सब यानी जो प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, जो मानव को यानी इस पृथ्वी पर मानव को उपहार के स्वरूप में निःशुल्क बिना कुछ शुल्क दिए प्राप्त होती हैं, वो सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं मानवीय संसाधन, यानी जो हमारा मानवीय संसाधन है वो क्या होता है, तो किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या ही मानवीय संसाधन कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में या राष्ट्र में निवास करने वाली जनसंख्या ही मानवीय संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों का विकास उस क्षेत्र के निवासियों के कौशल और तकनीक ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन होता है तो उस क्षेत्र के निवासियों के कौशल और तकनीक के ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। अब देखते हैं आगे। बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु पड़ता है अपूर्य या अनापूर्ति संसाधन। अपूर्य या अनापूर्ति संसाधन किसे कहते हैं, तो इसको मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है शॉर्ट में, इसमें फिर बता दे रहे हैं एक बार या आपकी जानकारी के लिए कि ऐसे संसाधन जो कुछ समय उपभोग करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें मिले हैं कुछ समय उपभोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, अपूर्ति या अनापूर्ति संसाधन कहलाते हैं। ठीक, संपूर्ण विश्व में इनकी उपलब्धता सीमित है। यानी संपूर्ण विश्व में इन संसाधनों की उपलब्धता जो होती है वो सीमित होती है, जिसके कारण भविष्य में दुर्लभ संसाधनों के रूप में आ जाते हैं। यानी ये भविष्य में दुर्लभ संसाधनों की दृष्टि से देखे जाते हैं क्योंकि ये कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं कोयला एवं खनिज तेल। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये संसाधन आगामी यानी आगे आने वाले 200 वर्षों के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इन सभी संसाधनों को, जो हमारा कोयला, कच्चा तेल, खनिज, ये सब जो हमारे संसाधन हैं, इनको हम अपूर्य या अनापूर्ति संसाधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय बाद अपने आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में जब ये समाप्त हो जाएंगे तो इनकी खोज पुनः करने के लिए लोगों को प्रेरित होना पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो कुछ समय उपभोग करने के उपरांत समाप्त हो जाएंगे और भविष्य में यानी संपूर्ण विश्व में इनकी उपलब्धता एक सीमित क्षेत्र में है, भविष्य में इनके मिलने की संभावना नहीं है या दुर्लभ श्रेणी में ये संसाधन आते हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम अपूर्ति या अनापूर्ति संसाधन कहते हैं। अब देखिए भू संसाधन किसे कहते हैं। आगे है भू संसाधन। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह संसाधन जिस पर हम निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं तथा जिसका विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, भू संसाधन कहलाते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें दिए गए संसाधन है जिस पर हम निवास करते हैं अर्थात वह भूमि, तथा अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। यानी उसी भूमि पर ही हम अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, धन कमाने वाले कार्यों को करते हैं तथा जिसका विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं और उसी पृथ्वी का हम विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, उसे हम भू संसाधन कहते हैं। यानी उसे ही भू संसाधन कहते हैं। फिर भू संसाधन का सर्वोचित उपयोग क्या है? भू संसाधन का सर्वोचित उपयोग, तो भूमि एक सीमित संसाधन है या भूमि एक सीमित साधन है, इसका निर्माण या स्तर संभव नहीं है। यानी भूमि एक सीमित साधन है, इसका निर्माण या इसका विस्तार संभव नहीं है। ना इसका निर्माण किया जा सकता है, ना इसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान की गई उतनी ही सीमित है। फिर इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों